नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न हैं वो RAS मेंस में पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त JR चौधरी हूं और आपकी अपनी YouTube क्लास है ओनली RPSC विद गुदड़राम पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन भारत के किन 3 ग्रंथों को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन था, 15 शब्दों में हमें लिखना था। तो भारत के 3 ग्रंथ थे। डायग्राम के जरिए भी आप प्रस्थानत्रयी नाम लिखे इससे ऐसे लगा सकते थे और ऐसे भी लिख सकते हैं। भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद संयुक्त रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। अर्जुन की तपस्या प्रतिमा, तो इसके बारे में हमें बताना है। 7वीं शताब्दी में निर्मित थी। महाबलीपुरम में एक 43 फुट की प्रतिमा है, तो उसे अर्जुन की तपस्या प्रतिमा कहा जाता है। यहाँ खुली जगह पर एक पत्थर का खंभा रखा हुआ है। इसे गंगा के अवतरण नाम से भी जाना जाता है। एक पक्ष का मानना है कि इस स्थान का नाम पांडव के नाम पर रखा गया, जिन्होंने भगवान शिव का हथियार पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी ताकि वे अपने शत्रु का वध कर सके। इस स्थान पर भगवान से लेकर पक्षी तक 100 से अधिक चित्र बने हुए हैं। विश्ववल्लभ ग्रंथ, तो इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि ये इसके रचनाकार कौन थे। चक्रपाणि मिश्र थे। महाराणा प्रताप के दरबारी कवि पंडित चक्रपाणि मिश्र द्वारा संस्कृत भाषा में रचित यह ग्रंथ है और यह ग्रंथ है वो कृषि विज्ञान और तकनीकी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। 2 पॉइंट हो गए। 2 नंबर का क्वेश्चन था तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चक्रपाणि मिश्र ने ब्राह्मीर की वर्ष संहिता को आधार मानकर विश्ववल्लभ ग्रंथ की रचना की थी। डूंगर जी और जवाहर जी कौन थे। तो डूंगर जी और जवाहर जी एक महान क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों से धन लूटते, गरीबों को बांट देते। इसके बारे में हमें लिखना है। तो डूंगर जी और जवाहर जी सीकर के महान क्रांतिकारी थे। इन्होंने शेखावटी क्षेत्र में लोक देवता के रूप में वर्तमान पूजा जाता है। इन्होंने शेखावटी के सभी जाति वर्ग के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। अंग्रेजों के खिलाफ है वो आंदोलन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया था। ये अपना समूह बनाकर अंग्रेजी छावनियों को लूटते थे और लूट के धन को गरीबों में बांटते थे। 18वीं शताब्दी के यूरोपियन प्रबोधन को परिभाषित करना है। तो यूरोपियन जागरण को प्रबोधन का अर्थ होता है जागरण या जगना। तो पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन ने प्रबोधन के आधार को तैयार किया था। 17वीं 18वीं शताब्दी के मध्य काल में प्रबोधन युग कहा जाता है। यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी के जो मध्य का काल है उसे प्रबोधन युग कहा जाता है। इसे ज्ञानोदय अथवा विवेक का युग भी कहा जा सकता है। धर्म से उठकर मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास हुआ था। तर्क, जिज्ञासा, शिक्षा के द्वारा ज्ञान, विज्ञान इत्यादि इसकी क्या रही थी, विशेषता रही थी। रूसो, कांट, वाल्टियर प्रमुख प्रबोधकालीन विचारक थे। इन्हीं की प्रेरणा स्वरूप फ्रांस और अमेरिका की क्रांति जैसी घटनाएं घटित हुई थी। हड़प्पा से प्राप्त कांस्य मूर्तियों पर लेख लिखना है। तो हड़प्पा से कांस्य मूर्ति बनाने की कला वर्दी स्तर पर काम में ली गई थी और लॉस्ट वैक्स तकनीकी से मूर्तियां बनती थी। तो सर्वप्रथम देखा जाए तो नर्तिका की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नगन महिला की मूर्ति है जो त्रिभंग मुद्रा में है। बाएं हाथ में चूड़ियां पहन रखी है। जामाबाद ये महाराष्ट्र में, यहाँ से एक बैलगाड़ी मिली है जो कांस्य प्रतिमा की है। भैंस की मूर्ति जिसका सिर एवं कमर उठे हुए हैं तथा सींग घूमे हुए हैं। लोथल से प्राप्त कुत्ते व पक्षी की मूर्ति। कालीबंगा से प्राप्त कांस्य की मूर्ति। इस प्रकार हड़प्पा कालीन कांस्य कला में मनुष्य, पशु पक्षी से लेकर वस्तुओं की आकृतियां बनाई जाती थी। 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 पॉइंट लिख दिए तो आपको लगभग 4 से 4.5 नंबर आपको मिल सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में
आधुनिक प्रवृत्तियों के अग्रदूत थे। विवेचना कीजिए। तो इन्होंने किन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य में पारंपरिक भाषा की जगह खड़ी बोली का उपयोग किया। तो इन्होंने गद्य भाषा में जो पहले भाषाएं यूज की जाती थी उनके जगह खड़ी बोली का उपयोग किया। साहित्य में विषय में नयापन लाए। शुरुआत में हिंदी साहित्य के विषय जैसे प्रेम, आध्यात्म, भक्ति इत्यादि हुआ करते थे, परंतु हरीशचंद्र जी ने साहित्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तर्क संगत सोच को लेकर आए। इन्होंने अपने निबंधों और नाटकों के द्वारा समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों जैसे छुआछूत है, जातिवाद है, भ्रष्टाचार को लोक जीवन के सामने उजागर किया। इनके कुछ नाटक थे जैसे भारत की दुर्दशा, अंधेरी नगरी इत्यादि का मंचन आज भी प्रचलित है। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों कि मोलेला कला के बारे में। तो मोलेला कलाकारों द्वारा टेराकोटा वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त विधि का वर्णन करना है। तो टेराकोटा वस्तुओं के निर्माण के लिए एक विशेष प्रकार का मसाला बनाया जाता है। इसमें मोलेला गांव की लाल मिट्टी, चावल की भूसी व घोड़े की लीद मिलाई जाती है, तब ये जाकर तैयार होता है। अब इस मसाले को पत्थर के साथ स्लेब में फेंट दिया जाता है तथा पानी एवं लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग करते हुए इसे समतल किया जाता है। अब इस स्लेब का लोहे के औजार से काटते हुए इस पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों को उकेरा जाता है। इसके आधार को क्या कहते हैं? थाला कहते हैं। अब इसके रंध्रों को भालाड़ी नामक लोहे के औजार से स्लेब पर हटाने के लिए छिद्र बनाए जाते हैं। तत्पश्चात इन वस्तुओं को स्थानीय भट्टी के अंदर 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पकाया जाता है। विभिन्न रंगों का प्रयोग वस्तुओं की मांग के अनुसार रंगा जाता है। इन रंगों को बनाने के लिए प्राकृतिक वर्णकों का उपयोग किया जाता है। मुख्यतः गेरुआ रंग का उपयोग है वो मोलेला टेराकोटा में किया जाता है। आप ये टेराकोटा देख सकते हैं। अगला है कि राजस्थान में जागीरदारी क्षेत्रों में कृषि असंतोष के कारण बताइए। तो कृषकों के प्रति शासकों की उदासीनता के कारण जागीरदारों ने किसानों का शोषण किया, जैसे बेगार प्रथा, अत्यधिक भू राजस्व कर वसूलना। तो राजस्थान में जागीरदारू क्षेत्रों में कृषक असंतोष के कारण थे। बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू होने का प्रमुख कारण था 84 प्रकार के कर, तलवार बंदाई कर, चौरी कर। बेंगू किसान आंदोलन में कृषकों के असंतोष के कारण थे लाग बाग, अत्यधिक भूमि कर, बेट बेगार इत्यादि। शेखावटी किसान आंदोलन के प्रमुख कारण थे कृषकों से पंचपाणों यानी नवलगढ़, मंडावा, डुंडलोद, बिसौ और मालासर, इन पांचों को मिलाकर पंचपाणों कहा जाता था, पांचों रियासतों को। में जागीरदारों द्वारा अत्यधिक बेगार, लगान, लागतों की अधिकता, सामंत कल्याण सिंह ने करों में वृद्धि कर दी तथा प्राकृतिक विपदा में भी कर माफ नहीं किया। यानी कल्याण सिंह ने है वो करों में वृद्धि की तथा जब भी प्राकृतिक विपदा जैसे बाढ़ वगैरह, अकाल वगैरह, तो भी कर में माफी नहीं की तथा कृषकों को न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक व शारीरिक दंड भी दिए गए। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जागीरदारू क्षेत्रों में कृषक असंतोष के ये प्रमुख कारण रहे हैं। 10वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा दिए गए सुझाव। तो फैजल अली आयोग है इनकी अध्यक्षता में तथा अन्य 2 सदस्य के.एम. पणिकर और H.N. कुंजरू। अब दोस्तों जैसे पूछा जाए कि 3 सदस्य कौन थे, तो फैजल अली आयोग में एक तो फैजल अली थे और के.एम. पणिकर और H.N. कुंजरू। इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाए, लेकिन इनसे एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। समिति ने राज्य पुनर्गठन योजना हेतु निम्न सुझाव दिए: देश की एकता व सुरक्षा का अनुरक्षण करना एवं संरक्षण करना, भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता,
वित्तीय आर्थिक व प्रशासनिक तर्क, प्रत्येक राज्य पूरे देश के लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन करेगा। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लिख के बताना है कि आप क्या लिख सकते हो। 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण पश्चिम की चुनौती एवं प्रेरणा का परिणाम था। आलोचनात्मक परीक्षण हमें करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।